खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे हिंद चीन फौजियों के बीच हुई झड़प की। हिंद चीन फौजी जवानों के बीच एलएसी पर जनूबी सिक्किम में मामूली झड़प हुई थी। फौज के मुताबिक ये वाकया 20 जनवरी को पेश आया था। आपको बता दें, फौज के मुताबिक इस मामले को मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया था। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि यह तशवीश का बाइस है कि राजदारी के बाद आने पर व्हाट्सएप हिंदुस्तानी और यूरोपीय सार्फिन के साथ मुख्तलिफ सलूक कर रहा है। उधर व्हाट्सएप ने अदालत को बताया है कि हुकूमत हिंद ने नई राजदारी की पॉलिसी के बारे में कुछ वजाहत तलब की है और वो इसका जवाब दे रहा है। व्हाट्सएप की नई राजदारी पॉलिसी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जीतन शर्मा ने अदालत को बताया है कि हुकूमत ने सवालात की पूरी फहरिस्त व्हाट्सएप को भेज दी है। जस्टिस संजीव सचदेव ने इस मामले की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी है। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के हवाले से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस सिलसिले में हिदायत जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसान दिल्ली को फतह करने नहीं बल्कि मुल्क की आवाम का दिल जीतने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस परेड के जरिए मुल्क और दुनिया को अपना दुख दर्द दिखाना है और ज़राई कवानीन की खामियों को उजागर करना है। वाज़े हो, कल दिल्ली के रिंग रोड पर किसान तंजीमें ट्रैक्टर परेड निकालने जा रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए दूसरे रूट का इंतखाब किया है, जिसकी किसान मुखालिफत कर रहे हैं। प्रोग्राम है उसी पे कायम है कि जो संयुक्त मोर्चा उनकी सभी जिन्होंने मिलकर पहले वाला दिल्ली रिंग रोड के ऊपर प्रोग्राम दिया था, हम वही मांगने का अनुरोध करेंगे सरकार से। हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक के ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है कि आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने रूट दिया वो उसमें हमें आपत्ति है। कोई प्रेशर नहीं, सभी यूनियन ने मिलकर फैसला किया है और सभी यूनियन ने मिलकर फैसला किया था और पहले वाले प्रोग्राम पर हम खड़े हैं। देखिए, जब ये तजवीज आएगी। महाराष्ट्र के 21 अजला के हजारों किसान 180 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में पहुंचे हैं। ये किसान आजाद मैदान में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की हिमायत में जमा हुए हैं। इस बीच किसानों की हिमायत के लिए एनसीपी सरबराह शरद पवार आजाद मैदान पहुंच गए हैं। कांग्रेस सदर बालासाहब थारोट और शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे भी किसानों से खिताब करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी से, जो इस वक्त आजाद मैदान में मौजूद हैं। सर्वेश, इस वक्त कौन कौन लीडर आजाद मैदान में पहुंच चुके हैं? हालांकि कई लीडरों के नाम है, जिसमें से शरद पवार की हालिया जानकारी मिल रही है कि वो पहुंच चुके हैं। उनके अलावा और कौन लीडर पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं? देखिए शाबा जी, समर्थन देने के लिए एनसीपी के शरद पवार स्टेज पर पहुंच चुके हैं। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस बाबा स्वराज, जो महाराष्ट्र सरकार में महसूल मंत्री, वही पहुंच चुके हैं। मुंबई युवक कांग्रेस की पूरी टीम, चाहे मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई की बात करें, साथ ही समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, इसके अलावा महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के तकरीबन 27 किसानों के अलग अलग छोटे बड़े संगठन है, नेता उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी मौजूद है। तीसरा सिटी वार्ड वो भी मौजूद है। जिला पाटकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन को काफी बढ़ावा दिया था, वो मौजूद है। कुल मिलाकर यहाँ पर सेना को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रतिनिधि हैं। साथ ही आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की भी कुश्ती हो पाएगी, इससे अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवसेना की ओर से क्रिकेट जरूर भेजा गया है। और कुल मिलाजुलाकर अब तक जो भी यहाँ पर हो रही हैं लोगों की, तमाम किसान और काफी अजू आदमी ने भी अपना पूरा किया है। सर्वेश, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँ
चलिए, तो ये हमारे नुमाइंदे तो जब तफसील बता रहे थे, हालांकि इनकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही थी। दोबारा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए सर्वेश शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिवसेना लीडर संजय राउत ने ज़राई कवानीन की मुखालिफत में जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शक जाहिर किया है कि कोई ऐसी ताकत है जो किसानों के मसाइल को हल होने नहीं देना चाहती है और अदम इस्तेकाम बनाए रखना चाहती है। देखिए, किसानों का अगर मामला है, उनकी मांगे सही है, आप मानते हो तो पहले राउंड में ही आप उनको न्याय देना चाहिए या उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लगता है कोई चाहता है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई चाहते हैं कि किसानों को न्याय न मिले, इस देश में अस्थिरता और अशांतता का माहौल बन जाए और अपने अपने राजनीतिक रुपया सेकने का एक वातावरण बन जाए। को जो है वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के काबीनी वजीर असलम शेख ने वाजे किया है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की हुकूमत ज़राई कवानीन की मुखालिफत में एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत करते हैं। अन्नदाताओं को जो है समर्थन के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। आज महाराष्ट्र में कई जिलों से जो है वो किसानों के समर्थन में किसान के कई संगठन मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में हम उनकी पूरी ताकत से उन्हें समर्थन देंगे। बीजेपी लीडर व महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के किसान ज़राई कवानीन के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ सियासी पार्टियां अपने सियासी मफाद के लिए किसानों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। पार्टियां ये ढोंगबाजी कर रही है, उनके नेता गुमराह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कहीं पर भी किसानों ने इतने दिनों में कोई आंदोलन नहीं किया। कुछ पार्टियां कुछ लोगों को गुमराह करके आंदोलन करने की कोशिश कर रही है, पर किसानों का इसको कोई समर्थन महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस एनसीपी ने 2006 में महाराष्ट्र में जो कंत्राटी खेती है उसको मान्यता दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मान्यता दी, तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बने तो ठीक, और केंद्र सरकार बनाए तो गलत। दिल्ली में किसानों का आंदोलन तकरीबन 2 महीने से जारी है। वहीं 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए किसान बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे रोहित ने। आंदोलन का आज 61वां दिन है और कल 26 जनवरी है, जिसको लेकर किसान बहुत ही उत्साहित है। एक बार हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पहुंचा है अपने ट्रैक्टर लेके तमाम जिलों से, और लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। और किसान 26 जनवरी को लेकर बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 26 जनवरी की परेड निकालकर, ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को अपना रोष प्रकट हमें करना है और अपना रोष जताना है। किसान भी हमारे साथ हैं और उनसे ही हम बात करेंगे सीधा 26 जनवरी की जो परेड है उसमें कितना रोष प्रकट करेंगे और सरकार को क्या संदेश जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष अमेठी चुन्नू सिंह टिकैत। हमारे जनपद से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं और हजारों की संख्या में अभी तमाम जनपदों से हमारा ट्रैक्टर यहाँ पहुँच रहा है दिल्ली। हम भारत सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि केवल उनका ही यह अधिकार नहीं बनता है, हम किसानों का भी गणतंत्र दिवस और इस पर्व को पूरे धूमधाम से मनाने का अधिकार पूर्ण रूप से हमें संविधान देता है और हम इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देखेगा। सरकार कह रही है हम कानून को होल्ड कर देते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? यह सरकार कानून होल्ड करने की बात करती है। यदि वह संशोधन के लिए तैयार है तो फिर वह कानून को रद्द क्यों नहीं कर देती? उसे मात्र एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बना देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? यदि वह पूंजीपतियों के लिए 3-3 कानून को लागू कर सकती है तो हम किसानों के लिए एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाती? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है 26 जनवरी को लेकर किसान बहुत ही उत्साहित है। कल परेड निकाली जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने रूट भी तय कर दिया गया है। आनंद विहार के होते हुए सीमापुरी बॉर्डर,
ईस्टर्न फेरीवेल, वहां से किसान NH9 होते हुए गाजीपुर बॉर्डर वापस लौटेगा और किसानों का साफ तौर पर कल 26 जनवरी को जो परेड निकाली जाएगी, किसान उसे लेकर बहुत ही उत्साहित है। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बारामूला में इन दिनों तरबियत हासिल करने वाली कामिया से भी बातचीत की। रवा साल 32 बच्चों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चे और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम अंजाम देने वाले और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड पाने वालों में जम्मू से ताल्लुक रखने वाले हरमनजोत सिंह भी शामिल हैं। हरमनजोत सिंह, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियां ओलंपियाड्स में रही है। मैंने और भी कई कंपटीशन में पार्ट लिया, जिसमें एक सबसे मेन कंपटीशन था सिलिकॉन वैली कोडिंग चैलेंज, जहां मैंने एक रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया वुमेन की सेफ्टी के लिए। काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी। तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त करके की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमर्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है। मुल्क में कोरोना के 13,203 नए मामले रोशनी में आए हैं। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदादो शुमार के मुताबिक एक दिन में 13,298 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं, जबकि 131 अमवात हुई हैं। मुल्क में अब तक 1,53,470 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुसद्दका मामले 1,06,67,000 से ज्यादा हैं, जबकि 1,03,30,084 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली के एम्स में दाखिल लालू प्रसाद यादव की तबीयत में थोड़ा सुधार आया है। बताया जा रहा है कि रिम्स में हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें एम्स लाया गया है, लेकिन अब हालत बेहतर है। वाज़ेह हो कि लालू प्रसाद यादव की पहले ही बाईपास सर्जरी हो चुकी है। वहीं लालू यादव दीगर कई बीमारियों में मुब्तला हैं। प्रसाद यादव की हालत में सुधार आया है। मनोज झा के मुताबिक दिल्ली एम्स लाया गया तो हालत थोड़ी तशवीशनाक थी, लेकिन अब उनको सीसीयू में रखा गया है और उनका बेहतर इलाज हो रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसी ज़िम्न में मनोज झा से तफसीली बातचीत की। बात करते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा से। मनोज जी, जिस तरह से लालू यादव को दिल्ली लाया गया है, एम्स में भर्ती कराया गया है, उनके हालचाल को लेकर के, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को लेकर के बिहार के लोग भी चिंतित हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कैसे तबीयत है अभी उनकी। देखिए, मैं समझता हूं कि जब उन्हें एयर एम्बुलेंस से लाया गया तो परिस्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर थी, खास करके लंग्स में इन्फेक्शन को लेकर के, किडनी की एफिकेसी को लेकर, फंक्शनिंग को लेकर के, ओवरऑल जो चीजें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही क्रिटिकल केयर में उन्हें, जिसे हम कहते हैं सघन चिकित्सकीय अवलोकन, उसमें रखा गया है और जाहिर तौर पर ही इज इन द बेस्ट हैंड्स। तो एम्स दिल्ली में मैं समझता हूँ पूरी की पूरी टीम काम कर रही है और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और मेरा मानना है कि बहुत जल्द स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इसलिए, चूंकि हर किसी को चिंता है, लोग बिहार से यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे कहा है कि अब जहां हो वहीं से प्रार्थना करिए, दुआ करिए, सब ठीक हो जाएगा और यहाँ भीड़ ना लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जिस मेडिकल अटेंशन और केयर की जरूरत होती है वहाँ थोड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। जो सिचुएशन है, जिस तरह से उनको कई सारी बीमारियां हैं,
लंग्स में संक्रमण है, न्यूमोनिया जो हुआ है, और उनको चूंकि पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो इसलिए उस परिस्थिति में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिसको बेस्ट यहाँ पर केयर हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन कितनी चिंता की बात है। मेरा मानना है कि तमाम वो टीम काम कर रही है जिन्होंने पहले भी लालू जी को देखा है और वो पूरी उनकी मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ है। मुझे यकीन है और मैं उन लाखों करोड़ों लोगों में शुमार हूं जिन्हें यकीन है कि बहुत जल्द मेडिकल इंटरवेंशन जो एम्स में होगा वो बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा, जिनका कहना है कि सबकी दुआएं काम आएगी, सभी लोग जहां हैं वहीं से दुआ करें, यहाँ पर एम्स में ज़्यादा भीड़ न करें, दिल्ली में ज़्यादा भीड़ न करें, सबकी दुआ काम आएगी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने वक्फ इमलाक के बेहतर मैनेजमेंट के लिए भोपाल में वक्फ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया है। वक्फ कॉन्फ्रेंस में वक्फ मुतवल्लियों को जमीन के रखरखाव और उससे होने वाली आमदनी से फलाही काम को अंजाम देने का हुनर सिखाया जाएगा। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बोर्ड में जमीनों के खुर्द-बुर्द और नाकिस मैनेजमेंट की खबरें तो आम थीं, मगर बोर्ड के नए सीईओ ने वक्फ मुलाजमीन के मुतवल्लियों को बेहतर मैनेजमेंट का हुनर सिखाने के लिए मुतवल्लियों की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया है। बोर्ड के पास 29,471 जायदाद, 5,759 वक्फ कब्रिस्तान, 4,629 मसाजिद, 3,643 दरगाह, 610 ईदगाह, 50 स्कूल, 288 दारुल उलूम, 51 मुसाफिर खाने, 3,966 दुकानें, 5,229 मकान और 1,787 खेती की जमीनें हैं। मगर उन सब से बोर्ड को सालाना इतनी भी आमदनी नहीं होती है कि बोर्ड ढंग के फलाही काम अंजाम दे सके। 30 जनवरी को ये हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि डिस्ट्रिक्ट जो वक्फ कमेटियां हैं, प्रबंध कमेटियां हैं, उनको एक बुला के उनसे वक्फ एक्ट के बारे में उनको बताया जाए, हमारी जो प्रॉपर्टियां हैं उनके बारे में बताया जाए, कमेटियों के बारे में बताया जाए। एजेंडा पूरा तैयार है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। तो इस पे हम लोगों ने एक सेमिनार टाइप का आयोजित किया है ताकि हम उनसे रूबरू होकर उनकी प्रॉब्लम को सुन सकें और हम अपनी चीज़ें जो उन तक पहुंचाना है हमें वो पहुंचा सकें। ये हमारा एक कन्वर्सन टाइप है उनसे है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की खस्ता हाली के लिए न सिर्फ वक्फ मुतवल्ली की नाकिस कारकर्दगी ही जिम्मेदार है, बल्कि बोर्ड के सीईओ वक्फ बोर्ड मुलाजमीन को भी नाअहल मानते हैं। इसलिए उन्होंने मुतवल्लियों के साथ बोर्ड मुलाजमीन को भी तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया है। हमने अभी छोटे छोटे फेज में शुरू किया है, पर उसके पूरे लेवल पे जो है ना वो कर रहे हैं। एक लेवल पे हमने शुरू किया है, कंप्लेंट सेक्शंस पे किया है, पंजीयन पे किया है, ये कर दिया है। पर उनकी ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग से मतलब ये है कि उनको निरंतर ट्रेन करना पड़ेगा। कभी कभी 2-3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी। और मुझे लगता है कि यही एक कमी है जो मैंने महसूस की है कि बोर्ड के कर्मचारी जो है उनको जो है सरकारी सिस्टम में काम कैसे होता है, फाइलें कैसे बनती हैं, उसकी संधारण में थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है, जिससे भ्रम और पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। एमपी वक्फ बोर्ड के जरिए 30 जनवरी को वक्फ मुतवल्लियों की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। अब देखना ये होगा कि कॉन्फ्रेंस वक्फ मुतवल्लियों की कारकर्दगी और उनके नजरिए को बदलने में कितनी कामयाब होती है। इससे कबल भी बोर्ड के साबिक चेयरमैन गुफरान आजम और शौकत मोहम्मद खान के अहद में भी कोशिश की गई थी, मगर कॉन्फ्रेंस पर लाखों रुपया सर्व करने के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात ही निकले थे। न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन और मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा ताउन और हौसला मिला है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका कौम के लिए पैगाम, जहां ये मिशन पानी का हलफ ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water consciously every time, every day, and encourage others in our community to do the same. I would like to contribute to water conservation by adopting measures like fixing leaky taps, borewell rejuvenation, and using the wastewater from the kitchen to irrigate the plants. Wake up India! Whoever you are, wherever you are, water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे बायजूस यंग जीनियस में। नमस्कार। जीनियस जो मुश्किल चीजों को आसानी से कर दे वो है टैलेंट, और जो असंभव को आसानी से कर दे वो है जीनियस। और ऐसे ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाले जीनियस से मिलवा रहे हैं हम आपको इस मंच के जरिए। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। 7 साल की उम्र में क्या कभी आपने सोचा कि इंटरनेशनल मैराथन भागा जाए या फिर रनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया जाए? हमारी पहली यंग जीनियस ने ये सब दुनिया को करके दिखाया है, वो भी 7 साल की उम्र में। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। अभी मैं 2024 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ और मैं टीवी वगैरह नहीं देखती। बहुत कंपटीशन है आपके खेल पे, ट्रैक एंड फील्ड पे बहुत कंपटीशन। जब आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए, आप फर्स्ट बने पोडियम में नंबर 1, और तब मैं पीछे होके ताली बजाएंगे आपके लिए। हमारी अगली यंग जीनियस है बहुत खास। इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है फॉसिल्स में और ये बन गई हैं यंगेस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट। इनका नाम है अश्वथा बिजू। It is important that each and every one of us should learn something about history because we are what we come from. Hi, this is Ashwata Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. Hi Ashwata, come. Welcome to Baijus Young Genius. 13 years old and you are doing a study of fossils. You have something which look like rocks to me. They're actually fossils. These are fossils. Yes. Okay, now tell me, when you see these fossils, you got a lot of, for the layman, for somebody who does not understand fossils, they look like rocks. So how do I differentiate? What is the average age of what you have brought for us here on the Young Genius platform? So I have bought different fossils from 3 river basins. There are the 3 different fossil fields I worked under. One specimen from Godavari River Basin and Which the is other. that? This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This is 252 million year old. 252 million years old. Yes.